हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी विद केसीआई चैनल के मंच पर। आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड को पढ़ेंगे, जहां से भर्ती परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सत्र। तो आज का सत्र है आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा रही 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ये प्रथम भाग है काल विभाजन में आदिकाल। हिंदी साहित्य के जन्मकाल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। यानी जब से हिंदी साहित्य का लेखन की शुरुआत मानी जाती है, प्रारंभ माना जाता है, उसी को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी में हुई, 7वीं शताब्दी में अर्थात। तो उसके मृत्यु के बाद इसके साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश के बढ़ाव यानी विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी आदिकाल में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा था, वो अपभ्रंश भाषा का ही विकसित रूप इस पुस्तक में इनकी पुस्तकों में देखने को मिल रहा था। तो अपभ्रंश के बाद पहले थी भाषा का विकास। थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे हुआ। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा थी, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश को ही अवहट कहते हैं, अवहट। और उसके बाद ही हिंदी का विकास हुआ। तो इस तरह पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश अर्थात अवहट, इसके बाद हिंदी का विकास हुआ। तो इस परंपरा में अवहट का विकसित रूप अर्थात अपभ्रंश का विकसित रूप आदिकाल में देखने को मिला, हमें आदिकाल में देखने को मिला। ये नगेंद्र कहना चाहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव अर्थात विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य में आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया गया है। अपभ्रंश की भी 3 श्रेणियां रही, 3 भाग रहे उसके भाषा के। तो उसकी अपभ्रंश की उत्तर अपभ्रंश काल की रचनाओं को इस आदिकाल में समावेश किया गया। नोट: उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अवहट के नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया था। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट कहकर पुकारा है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रधर शर्मा ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। यह प्रश्न पूछा गया है आरपीसी द्वारा कि उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया, पुरानी हिंदी। या ये भी प्रश्न आया है कि पुरानी हिंदी नाम किसने दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट कहकर पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्थात एचपीडी, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों अव्याघातों का युग कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है पुरानी हिंदी को। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ठीक है, शुक्ल जी की इसकी समय सीमा क्या निर्धारित करते हैं? राजा भोज और हमीरदेव। ये प्रश्न बनता है कि भोज और हमीरदेव के समय के मध्य की काल सीमा किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने एवं इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। ये महत्वपूर्ण याद रखने की दृष्टि से। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण एवं युद्ध के प्रभावों को मन स्थितियों में का प्रतिफलन है। अर्थात यह लेखन आदिकाल में जितने भी लेख लिखे गए, जितने भी राइटरों ने अपनी पुस्तकों में लिखा, वो उस टाइम की बातें थी जब भारत में आक्रमण और युद्ध हो रहे थे विदेशी आक्रांताओं के। तो यह आदिकाल, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को। तो नगेंद्र क्या कहना चाहते हैं कि उस टाइम आक्रमण और युद्ध हो रहे थे, तो उनकी पुस्तकों में भी आक्रमण और युद्ध के बारे में लिखा जा रहा था। आदिकाल का सीमांकन विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक व अंतिम सीमा को निम्न अनुसार स्वीकार किया गया है। इसकी समय सीमा बहुत ही विवादग्रस्त रही है। कोई विद्वान कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो इसकी हर विद्वान के अनुसार क्या क्या समय सीमा निर्धारित की गई है वो हमें याद करना पड़ेगा। तो पहले इतिहासकार, फिर उसकी प्रारंभिक सीमा, फिर अंतिम सीमा। सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ने क्या माना है आदिकाल की समय सीमा को? 443 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। 447 अर्थात 7वीं शताब्दी। ऊपर हमने पढ़ा कि उस टाइम हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की शुरुआत आदिकाल मानी जाती है। और दूसरा है एचपीडी अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी समय सीमा क्या मानी है? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। और नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य। रामकुमार वर्मा ने इसको आदिकाल को 2 नाम दिए हैं, संधिकाल और चारणकाल। तो संधिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 750 से विक्रमी संवत 1000 तक, और चारणकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1375 तक। ठीक है। और मिस्र बंधुओं ने कितने माने? 643 से 1389 ईस्वी तक। राहुल सांकृत्यायन ने 769 से 1300 ईस्वी तक। राहुल सांकृत्यायन हो गए। और रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी तक। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आदिकाल की समय सीमा, देखिए यहाँ सबने 1400 अंतिम समय सीमा 1-2 वर्ष निर्धारित, 1-2 वर्ष का अंतर आपको मिल सकता है। बाकी सब में 1400 इसमें, 1400 इसमें,
और इसमें भी नगेंद्र में ने भी 1400 के लास्ट में माना है, और इन्होंने राम कुमार वर्मा जी ने भी इसमें 25 साल, इसमें विक्रमी संवत ये 1400 के अंत तक, और इन्होंने भी मिश्र बंधुओं ने भी 1400 के अंत तक आदिकाल का समापन माना है। तो प्रारंभिक थोड़ा वर्षों का अंतर आप देख सकते हैं, बाकी सबने 1400 लास्ट तक ही आदिकाल की समय सीमा मानी है। इन्होंने राम कुमार वर्मा जी ने विक्रमी संवत लिखा है, तो इसको -57 कर देंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। ठीक है, अब आदिकाल के नामकरण से संबंधित तथ्य पढ़ लेते हैं। आदिकाल का नामकरण विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल को निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। हर विद्वान ने आदिकाल को अलग अलग नाम दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, HPD ने आदिकाल नाम दिया। और रामचंद्र शुक्ल जी ने ARC, मेरी क्लास में आपको जब भी ARC सुनाई देगा तो रामचंद्र शुक्ल ही इसका अर्थ होगा, और HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शॉर्ट फॉर्म में बोलना इजी रहता है, तो आप समझ लीजिएगा। इसको ARC ने क्या बोला है? वीरगाथा काल, क्योंकि इनके आदिकाल में युद्ध और वीरता का गान इनके ग्रंथों में मिलता है आदिकाल में। और फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा? बीजवपन काल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे बीज बोते हैं, कोई बीज है छोटा सा, उसका वृक्ष बन जाता है, तो वो महान महावीर, महावीर मतलब मोटा बड़ा। और रामचंद्र जी कैसे थे? वीर थे, तो इस तरह याद रखेंगे। हजार आदि यानी हजार आदिकाल, हजार बार आदिकाल, ऐसे याद रखेंगे। चौथा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल नाम इन्होंने दिया। एक चारण काल ग्रियर्सन ने भी नाम दिया है आदिकाल का। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल। इसको याद रखेंगे। यहाँ आ है, यहाँ प्रा है, प्रारंभिक। तो मिश्र बंधु M बराबर A, M में गणपति चंद्रगुप्त को ऐसे रखेंगे GP, GP, जी गणपति आएगा तो प्रारंभिक होगा, और मिश्र बंधु पूछेंगे तो आरंभिक होगा। MA GP, MA GP, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी याद रखेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश काल कहा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल, ऊपर हमने राम कुमार वर्मा जी का भी पढ़ा था, उन्होंने भी चारण काल और संधि काल दो नाम दिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल, ऐसे याद रखेंगे। कलम है, कलम अगर हमने कलम की ताकत को समझ लिया तो अपने जीवन से अंधकार दूर हो सकता है, इसलिए इसको इस तरह से याद रखेंगे। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने जय काव्य काल कहा है। यहाँ कुछ पुस्तकों में हमें राम शंकर शुक्ल मिलता है, जो कि रमाशंकर शुक्ल सही है। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल, इन्होंने संक्रमण काल कहा है। और डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल, इन्होंने दोनों ने संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी आधार काल, ठीक है। अवस्थी ऐसे इस तरह से याद रखेंगे, ये पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ नोट्स में ऐड किया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, आदिकाल की
प्रवृत्तियों से प्रश्न। आप हर काल की, कालखंड की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। तो हमारा पहला भाग है आदिकाल। तो इसकी प्रवृत्तियां याद रखनी है आपको विशेष तौर पर। पहली है धार्मिक साहित्य की रचना। इस काल में काव्य में क्या लिखा जा रहा था? धार्मिक साहित्य। धार्मिकों में कौन कौन से थे? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। इन सब का इनके ग्रंथों में लेखन हो रहा था। रासो साहित्य की रचना। रासो यानी वीर काव्य जितने भी लिखे गए वो आदिकाल में ही लिखे गए। हर वीर काव्य के पीछे रासो लगाया गया है। जैसे पृथ्वीराज रासो, बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे हमें, पर आगे की क्लासों में हम जानेंगे। तीसरा है आश्रयदाताओं के यश, शौर्य और वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। वहाँ आदिकाल में जितने भी कवि थे वो अपने राजा के आश्रयदाताओं पर निर्भर थे। तो उनकी ही यश और शौर्य वीरता का गान वे बढ़ा चढ़ाकर कर रहे थे। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब उनमें हो या न हो वीरता, पर ये बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन किया है। चौथा है लौकिक साहित्य की रचना। आदिकाल में जितने भी लोक प्रचलित कथा कहानियाँ थी उनका भी समावेश इन आदिकाल के साहित्य में मिलता है। चरित्र साहित्य की रचना यानी कोई राजा, कोई व्यक्तित्व, कोई भी हो, उस पूरी पुस्तक उसी के बारे में हमें मिलती थी। उसी के वीरता और शौर्य के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में उस पुस्तक में लिखा गया मिलता था। इस काल में चरित्र काल की अधिकता रही है, यानी व्यक्तित्व का वर्णन अधिक मिलता है। छठा है वीर और श्रृंगार रस की रचना। वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं हो गई। कल्पना का प्राचुर्य अर्थात कवि अपनी कल्पना का भी समावेश साहित्य में करता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ऊपर हमने पढ़ा था। संकुचित राष्ट्रीयता का चित्रण। संकुचित राष्ट्रीयता क्या हो गई? अर्थात पूरे जितना भी भारत देश था उसको न करके एक क्षेत्र विशेष, जिस राज्य के आश्रय में कवि रह रहे थे, सिर्फ उसी के शौर्य का वर्णन अपनी पुस्तक में करना, अपने काव्य में करना, न कि पूरे साम्राज्य का। तो ये संकुचित राष्ट्रीयता हो गई। और इसमें छंद, कौन कौन से छंदों का प्रयोग करते थे कवि? छप्य, तोटक, तोमर, उरिल, पदखड़िया के साथ साथ दोहा चौपाई के छंदों का प्रयोग। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से छंदों का प्रयोग आदिकाल में हो रहा था। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। सुनी सुनाई बातें अपने कथा नक बनाकर उसको अपने साहित्य में स्थान दिया। रासो काव्य में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रासो यानी वीर काव्यों में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हो रहा था। अधिकांश साहित्य संदिग्ध व अप्रमाणिक है, क्योंकि उस टाइम इन्होंने कल्पना पर आधारित, लोक रूढ़ियों पर आधारित इन्होंने अपने साहित्य रचना की। तो ये संदिग्ध और अप्रमाणिक माने जाते हैं ज़्यादातर। चारण कवियों द्वारा रासो की रचना। जितने भी चारण कवि थे वो वीरता का बखान करने वाले काव्य लिख रहे थे। जैन कवियों द्वारा आचार, रास, फागु की रचना की जा रही थी। सिद्धों द्वारा संध्या भाषा, नाथों द्वारा सदुखड़ी, जैनों द्वारा परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा में राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था। सिद्धों द्वारा जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक आडंबरों व वैदिक नियमों का विरोध किया जा रहा था। तो अब देखेंगे कि किस राइटर ने, किस विद्वान इतिहासकार ने आदिकाल के कवि माने हैं सर्वप्रथम जो रहे, उस काल के कवि कौन से प्रथम रहे वो पढ़ेंगे। विभिन्न
इतिहासकारों द्वारा अपने अपने शोध और तर्कों के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना गया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे मैंने इस नोट्स में सम्मिलित करने का प्रयास किया है, तो आप हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िए और इनसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। पहले हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने आदिकाल का पहला कवि किसको माना है? श्रेयपाद। 769 ईस्वी में इनका काल माना जाता है, श्रेयपाद का। और शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्य या पुंड को। तो इनको याद रखने का ये है कि शिव जी है, शिव जी पर पुष्प अर्पित करते हैं, तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुष्प दंत या पुष्पुंड, इनके 3 नाम मिलते हैं, पुष्प, पुष्पदंत और पुंड कवि। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी, गणपति की साली, ऐसे याद करेंगे। राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू। राम यहाँ राम आगे रामचंद्र शुक्ल भी आएगा, पर ये राम कुमार वर्मा इसको याद रखेंगे, स्वयंभू। राम कुमार वर्मा स्वयंभू 693 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान। हजारों रहमतें ऐसे याद करेंगे, हजार रहमतें, रहमतें अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की समय सीमा 13वीं शताब्दी। छठा है डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति। ऐसे हम विद्या की कसम खाते हैं, हम विद्या का वचन देते हैं, इस तरह से याद करेंगे। विद्यापति की समय सीमा है 15वीं शताब्दी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने माना है राजा मुंज को, जिनकी समय सीमा है 993 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है राजा मुंज और भोज दोनों को। इन्होंने गुलेरी जी ने मुंज को और इन्हें राजा भोज और मुंज 993 ईस्वी। ये इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो सर्वमान्य रूप से हम किसको बताएंगे? राहुल सांकृत्यायन जी के मत को सर्वमान्य माना जाता है। तो इन्होंने श्रेयपाद को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना श्रावकाचार है। जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में रचित रचना है ये श्रावकाचार। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो सर्वमत है। राहुल सांकृत्यायन जी का सभी विद्वान मानते हैं कि प्रथम कवि आदिकाल का श्रेयपा। सर्वमत से प्रथम कवि पूछा जाए तो श्रेयपाद, और इतिहासकार विशेष का नाम पूछकर आदिकाल का प्रथम कवि पूछा जाए तो ऊपर आपको मैंने पढ़ा दिया है, उसके अनुसार हम उत्तर टिक करेंगे। और प्रथम रचना श्रावकाचार, इसको भी सर्वमत से माना गया है, जो देवसेन की रचना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब श्रावकाचार पुस्तक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सर्वप्रथम रचना श्रावकाचार जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में रचित श्रावकार रचना को हिंदी की सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस रचना में कुल 250 पद या दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म कौन कौन सा, कौन किसे कहते हैं? श्रावक धर्म गृहस्थ धर्म का पालन करने का वर्णन इसमें इस पुस्तक में मिलता है। गृहस्थों के बारे में इस पुस्तक को लिखा गया है कि कैसे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सफल करें, इस तरह से। आगे है आदिकाल का विभाजन, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। आदिकाल साहित्य का विभाजन। आदिकाल को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली है रासो साहित्य, दूसरी रास साहित्य या जैन साहित्य, तीसरा है सिद्ध साहित्य और चौथा है नाथ साहित्य। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण
ये चारों आप याद रखेंगे। आदिकाल में किन किन साहित्यों की किस किस धर्म के से संबंधित रचनाओं की रचना की गई। नोट: आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती है जिनमें उपयुक्त चारों ही प्रकार के साहित्यों के लक्षण प्राप्त नहीं होते, अर्थात इनके अतिरिक्त भी चार जो ऊपर हमने पढ़ी, उनके अतिरिक्त भी कई साहित्य, कई पुस्तकें हमें मिली है। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र रचना साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन रचनाओं को आदिकाल की फुटकल रचनाएं मानी है। आप देखेंगे कि हम जब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, मूल पुस्तक को पढ़ते हैं तो उन्होंने जितने भी कवि हैं उनको उपयुक्त चार भाग जो हमने पढ़े उनमें शामिल नहीं होते, फिट नहीं बैठते, उनको फुटकल कवियों में अपने स्थान दिया है, उसमें उनको उनकी जानकारी अपनी पुस्तक में दी है। और नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य नाम दिया है। तो ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। उन्होंने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को मूल साहित्य ही नहीं माना, बल्कि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, सिर्फ रासो साहित्य को मूल साहित्य मानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में भी रासो साहित्य को महत्व दिया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपयुक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य माना है। एसपीडी ने तो उपयुक्त जो चारों हमने पढ़े उनको एचपीडी उन्होंने चारों को माना है, जबकि एआरसी जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ किसको माना है, वीर साहित्य जो रासो साहित्य है उसको ही मूल साहित्य माना है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताएं। आदिकाल से संबंधित आज हमने सर्वप्रथम उसकी समय सीमा को देखा, 1000 से 1300 ईस्वी तक, और इतिहासकारों ने आदिकाल के क्या क्या समय सीमा निर्धारण की वो देखा। फिर उन्होंने, इतिहासकारों ने आदिकाल का क्या नामकरण किया अलग अलग विद्वानों के अनुसार वो देखा। तो इस प्रकार हमने अपनी क्लास